उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मऊ। मऊ के ही एक गांव की कहानी है। प्रदीप जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। मामूली सी तबीयत क्या बिगड़ी कि इस दुनिया को ही छोड़कर प्रदीप चला गया। प्रदीप का एक 3 साल का बच्चा और एक 34 से 35 साल की पत्नी जो कि अब विधवा के रूप में आ चुकी थी। परिवार में कोई नहीं था, सिर्फ प्रदीप के पिता मनीराम और प्रदीप का भाई एक था जो कि बहुत ही चंचल, बहुत ही शराबी, बहुत ही नशेड़ी था। अब सोच कर देखो उस घर में एक विधवा की जिंदगी का गुजारा कैसे होता। प्रदीप के जाने के बाद ममता जो कि अब विधवा बन चुकी थी, प्रदीप की पत्नी थी, अब वो अकेली पड़ चुकी थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ। ममता के भाई, ममता के माता पिता ममता को बहुत समझाए कि बेटा अभी जिंदगी बहुत बड़ी है, तुम कोई दूसरा घर कर लो, अच्छा खासा जिंदगी तुम्हारा निकल जाएगा। इस बेटे को लेकर के अपनी शुरुआत नहीं करो। लेकिन ममता अपनी जिद पर अड़ी थी कि माँ ये तो प्रदीप की निशानी है, मैं कैसे कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे अभी वक्त चाहिए। ये सारी बातें करती। उसके बाद ममता के माँ बाप और ममता के भाई अपने घर चले जाते कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करना। ममता सारा दिन रोती, सुबह शाम खाना बनाती, अपने देवर अपने ससुर को बनाकर खाना खिलाती, घर के सारे काम काज करती। बच्चा भी था, वो भी 3 साल का ही था, इसलिए ममता का कोई सहारा नहीं था। अब ममता जब भी अगल बगल पड़ोस की कोई भी महिला आती, कोई भी लोग आते, ममता प्रदीप की बातों को कह कह करके उन महिलाओं के सामने रोती। महिलाएं भी खूब समझाती कि बेटा परेशान मत हो, ऊपर वाले को जो मंजूर था वही हुआ, हम आदमी कर भी क्या सकते हैं। ममता को बहुत तसल्ली देने की कोशिश करते थे, लेकिन ममता आखिर तसल्ली ले कैसे, क्योंकि उसका जो ईश्वर था, जो भगवान था, वो दुनिया ही छोड़ चुका था। अब ममता रात दिन बैठी रहती। ममता की सास भी नहीं थी कि जो कि ममता की हाथ बटाती, ममता के साथ रहती। अब इसी वजह से ममता घर में अकेली पड़ चुकी थी। धीरे धीरे करके जो ममता का देवर था वो इतना ज्यादा शराबी बनता हुआ जा रहा था, क्योंकि बड़े भाई का डर और दहशत तो अब था नहीं। जो पिता था वो भी शराबी और नशेड़ी था। अब दोनों बाप बेटे मिल करके ममता को धीरे धीरे करके परेशान करने लगे। रात में 10 बजता तब भी कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगते, और नहीं देती तो कहते जा करके बना कर लाओ तब हम खाएंगे। और शाम होते ही शराब के नशे में धुत हो जाते। दिन में भी शराब के नशे में धुत होकर घर में आते और ममता से उल्टी सीधी बात करते। अब ममता ये सारी बातें कहे किससे, क्योंकि अपने 3 साल के बच्चे का मुंह देखकर वो उस परिवार में रह रही थी। ममता नहीं समझ रही थी कि आने वाले समय में उसके साथ और क्या क्या होने वाला है। एक दिन रात होता है, तकरीबन 8:30 बजते हैं। उसका देवर शराब की नशे में धुत होकर सिगरेट पीता हुआ दरवाजे के पास आता है और कहता है, भाभी मेरे कमरे में आओ। अब ये बात सुन के ममता परेशान हो जाती है और कहती है, शराब के नशे में धुत हो, कुछ खाने का मन हो तो बताओ, कमरे में किस लिए बुला रहे हो। वो सीधा कहता है कि मेरे भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ, मैं तुम्हारी हर चीज पूरी कर सकता हूँ, हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, तो मेरे पास आओ तो। अब ये बात सुनकर ममता की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने आप को कोसने लगी। अब नहीं समझ रही थी, ना ही जा रही थी। देवर को तिरछी नजरों से देख रही थी कि वो गुस्से में आया और ममता का हाथ पकड़ करके अपने कमरे में ले गया और ममता के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दे डाला। अब ममता इन सारी बातों को रो रो कर रात में ही 1 बजे अपने ससुर से, मनीराम से, इन सारी बातों का जिक्र करने लगी कि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, मैं पुलिस में जाके कंप्लेन करूंगी, मैं अपने परिवार वालों से बताऊंगी, आप लोग सच में इंसान नहीं हैवान हो। मैं भी आकाश अपने पति के साथ ही चल बसी होती तो कितना अच्छा होता। ये सारी बातें कह ही रही थी कि मनीराम को भी बड़ा अजीब लगा। शराब का नशा अभी उसका भी नहीं उतरा था, क्योंकि रात में आधी रात ही थी। वो भी ममता को पकड़ कर ले जाता है। पहले तो 2-4 हाथ थप्पड़ लगाता है, उसके बाद वही घटना करता है जो ममता के साथ उसके देवर ने किया था। अब सोच कर देखो, एक विधवा नारी घर में अकेली और उसके साथ हैवानियत करने वाला उसका देवर और ससुर। अब सोच कर देखो वो महिला जाए तो जाए कहाँ और ये सारी बातें कहे तो कहे क्या। लगातार 3 महीनों तक ममता के साथ ये घटनाएं होती रहीं। अब तो उसके देवर का आदत इतना बिगड़ चुका था कि वो सिर्फ रात में ही नहीं, दिन में ही जब उसको मन होता तो दिन में भी वो आता और ममता यानी कि अपनी भाभी के साथ गलत काम करता।
एक विधवा कर भी क्या सकती थी। धीरे धीरे करके पति के जाने का गम तो था ही, एक अलग ही गम में एक अलग ही चुनौतियों का शिकार बन रही थी ममता। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। जब ममता के पास उसकी माँ, उसके भाई या उसके पिता फोन करते तो ममता सिर्फ रोती। इस बात को कहना तो चाहती थी लेकिन कह नहीं पाती, हिम्मत नहीं आता उसके अंदर। ममता बहुत बात सोची कि अपने माँ बाप से बता दूं, फिर कभी कभी सोचती कि 100 नंबर की पुलिस को बुलाकर इन सारी घटना के बारे में बताऊं, लेकिन ममता सोचती बहुत बदनामी होगा परिवार का, वैसे ही मेरे पति दुनिया छोड़कर चले गए हैं, मैं जाऊंगी कहाँ। लेकिन काफी समय के बाद जब एक रात ऐसा होता है कि शराब के नशे में धुत होकर देवर आता है, रात में तकरीबन 9:30 बज रहे थे, और ममता को मारता पीटता है बेवजह, मात्र इसी बात को लेकर के अपने कमरे में बुलाता है। और ममता कहती है कि अभी बच्चा सोया नहीं है और तुम मुझे परेशान मत करो, जाके सो जाओ, तुम लोगों की इस कृत्य से मैं परेशान हो चुकी हूँ, मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगी, पुलिस के हवाले कर दूंगी मुझे गुस्सा अगर आया तो। बस इसी बात को सुनने के बाद ममता का देवर उसके ऊपर हाथ उठाने लगा, उसको मारने लगा, उसके बाल को पकड़कर खींचने लगा। इन्हीं बातों को लेकर बहुत ज्यादा विवाद बढ़ चुका था। ममता ने भी पास में रखे एक ईंट को उठाया और ईंट से ही देवर के सर पे वार कर दिया। वार करने के बाद चोटें इतनी गंभीर आई कि देवर वहीं बेहोश होकर पड़ गया। धीरे धीरे करके मात्र 10 मिनट के ही अंदर अगल बगल पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गया, नान फनान में देवर को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, इलाज चलता है। इलाज के दौरान कई सारे सवाल खड़े हो गए कि आखिर इसकी भाभी ममता ने ऐसा क्यों किया, क्यों देवर को मारा। तरह तरह के लोग सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। इधर पुलिस भी इधर उधर कंसुन पा करके उस सरकारी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है डॉक्टरों के कथनानुसार, और पूरे मामले की छानबीन करनी शुरू कर देती है। छानबीन करने के बाद पता ये चलता है कि इसमें जितने भी सबसे ज्यादा बड़े कसूरवार है ये देवर है और ये एक ससुर है। ससुर को भी पुलिस गिरफ्तार करती है। उसके बाद पूछताछ किया जाता है। पूछताछ करने के बाद ऐसी ऐसी सच्चाइयां पुलिस के सामने आनी शुरू हो गई कि पुलिस भी इतने दांतों तले उंगलियां दबाने लगी कि एक अबला नारी, एक विधवा महिला आज 3 से 4 महीनों से इस दर्दनाक हादसे का शिकार कैसे हो रही थी। महिला को थाने में ले जाकर बैठाया गया, पूछताछ किया गया। महिला के उस ममता के माता पिता भाइयों को बुलाया गया। उनके सामने भी जब ये सच्चाई आई तो ममता के माता पिता और भाई भी वहां चीखे मार मार कर रोने लगे कि बेटा क्या हम तेरे कुछ नहीं है, तेरे साथ ऐसा हो रहा था, तुझको एक बार हमें बताना चाहिए था, तेरा भी वो घर है, तू आकर वहां भी रह सकती है। तमाम प्रकार की बातें कह कह करके ममता के माता पिता ममता के पैरों में गिरकर रोने लगे। लेकिन ममता के आंखों में सिर्फ आंसू थे और दिल में एक दर्द था जो कि पुलिस और उसके परिवार समझ रहे थे। देवर का तो इलाज चल रहा था, लेकिन इधर ससुर को जेल भेज दिया जाता है। देवर भी जैसे ठीक होता है उसको भी कड़ी धाराओं के अंतर्गत चालान करके उसको भी जेल भेज दिया जाता है। इधर ममता के माता पिता ममता को उसके बच्चे को ले जाते हैं घर। 3 महीने लगातार उसको अपने घर पर रखते हैं। एक छोटा सा परिवार देख करके ममता की शादी उस परिवार में कर देते हैं। अब ममता की जिंदगी ठीक ठाक है, हंसी खुशी से चल रही है। एक नया जीवन साथी मिल गया, नया परिवार मिल गया। ममता के जीवन में कोई दुख नहीं है। दोस्तों, आज के समय में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन कब समाज में उजागर हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, ये हमें नहीं पता। जो समाज के बीच में सच्चाइयां आ रही हैं, जो समाज सुन रहा है, देख रहा है, वही सच्चाइयां हम समझ पाते हैं और वही हम एक स्टोरी के माध्यम से जान पाते हैं। जो कि हमारे भी सामने एक ऐसी ही कहानी आई, हमने भी एक कहानी स्टोरी के माध्यम से आपके समक्ष पेश किया। वीडियो पसंद सच में आया है तो वीडियो पे एक लाइक करना, चैनल पे नए हो दोस्त सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि मिलूंगा फिर इसी तरीके से एक शानदार सी स्टोरी को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।